नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, रेड अलर्ट हुआ जारी, 24 घंटे के अंदर मचेगी तबाही, विभाग ने दी जानकारी। जी हाँ, गुलाबी नगरी जयपुर में कोरोना महामारी के साथ ही भारी बारिश भी बराबर से कहर ढा रही है। ऐसे में मौसम की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने राजस्थान के तमाम जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश 250 मिमी जयपुर के पास जमवारागढ़ में हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर तालाब जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग जानकारी देते हुए अगले 24 घंटे में राज्य के अजमेर, सिरोही, जालौर, पाली एवं जोधपुर जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस तरह राज्य के तमाम जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती प्रभाव बना हुआ है। जयपुर और आसपास के इलाकों में बीते 8-10 घंटे के दौरान कभी भी कहीं भी भारी बारिश और अति बारिश दर्ज की गई है। आगे उन्होंने बताया कि शुक्रवार को सुबह से शाम तक जयपुर में 132 मिलीमीटर और हवाई अड्डे पर 102.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से राजस्थान के जयपुर में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण कई जगह जल से लबालब हो गए थे। वहीं कानौता क्षेत्र में एक जीप के बह जाने के उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। हालातों को देखते हुए कच्ची बस्ती से 50 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जयपुर के जिलाधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि जयपुर के आसपास क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण जल भराव से प्रभावित जवाहर नगर की कच्ची बस्ती से 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उनकी मदद की जा रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस की भारत में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोवैक्सीन ट्रायल के सफल परिणाम आ गए हैं। कोरोना वायरस के लिए भारत देश में एक बुरी खबर सामने आने वाली है, क्योंकि अब इस वायरस के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश में चल रहे कोवैक्सीन ट्रायल के अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। इस कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए डॉक्टर दिन रात एक करने में लगे हुए हैं। देश में चल रहे कोवैक्सीन ट्रायल का प्रथम फेज का वैक्सीन कार्य समाप्त हो चुका है और अब इस ट्रायल के परिणाम जानने के लिए सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। रोहतक PGI ने 375 वॉलंटियर्स में से 81 वॉलंटियर को ये वैक्सीन दी थी, जिनमें कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है और सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में इस फेज के ट्रायल का रिजल्ट सामने आ जाएगा। ट्रायल कर रही टीम की प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर का कहना है कि पूरी उम्मीद है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित होगी। PGI रोहतक की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वैक्सीन ट्रायल डॉक्टर सविता वर्मा ने बताया कि फेज 1 में ह्यूमन ट्रायल में 2 डोज देनी थी। उसके लिए आज 28 दिन पूरे हो गए हैं। आज से ब्लड सैंपल लेने का काम शुरू हो गया है। इससे पता लगेगा कि वह वैक्सीन कितनी प्रभावशाली होगी। हमारे यहाँ 81 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। पहले चरण में 18 से 55 वर्ष के लोगों पर वैक्सीन के 2 डोज दिए गए। इसका कोई भी बुरा परिणाम नहीं आए हैं। ये सेफ्टी के लिहाज से ठीक रहा। उन्होंने कहा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में उन्हें पहले चरण के ट्रायल के परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि काले पीलिया की दवा का कोरोना वायरस के खिलाफ ट्रायल की अनुमति उन्हें मिल चुकी है और जल्द ही इस ट्रायल की भी शुरुआत हो जाएगी और ये भी कोरोना वायरस के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। स्वतंत्रता दिवस पर PM मोदी का बड़ा ऐलान, हर गांव में पहुंचेगा इंटरनेट, वो भी हाई स्पीड के साथ। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण करके पूरे देश को शुभकामनाएं दी। इसी बीच उन्होंने बड़े ऐलान भी किए हैं। PM ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाए जाएंगे, मतलब हर गांव में तेज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 1000 दिन में देश के 6 लाख से अधिक गांव में तेज इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गांव को तेज इंटरनेट देने वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा और साथ ही सरकार बहुत जल्द नई साइबर सुरक्षा नीति पर भी काम करेगी। PM मोदी ने लाल किले
से देश को संबोधित करते हुए कहा कि 5 वर्षों में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को तेज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली ऑप्टिकल फाइबर सुविधा से जोड़ा गया है और बचे अन्य जगहों में भी ये सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। बता दें कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसे अब भारतीय परियोजना का नाम दिया गया है, इस सुविधा को 2012 में प्रारंभ किया गया था। परियोजना का उद्देश्य है कि राज्यों, निजी क्षेत्रों की साझेदारी के साथ ग्रामीणों और दूर दराज के इलाकों में नागरिकों और संस्थानों को सस्ती ब्रॉडबैंड को प्रदान कराना। यह बीएसएनएल दूरसंचार मंत्रालय के तहत एक विशेष परियोजना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत बुजुर्गों को हर माह मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हाँ, आज हम आपको बहुत ही अच्छी खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार आपके घर के बुजुर्गों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम अटल पेंशन योजना है। इस योजना के तहत अब बुजुर्गों को पेंशन बढ़ के मिलेगी। अगर आपके घर में भी हैं बुजुर्ग तो सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। यह योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि उन्हें नौकरी के बाद पेंशन नहीं मिलती है और सरकार की ये योजना हर महीने पेंशन की गारंटी देता है। बता दें कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सरकार 1,000 से 5,000 रुपये महीना पेंशन के रूप में देती है। साल तक की उम्र तक का व्यक्ति अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत खाते में प्रत्येक माह एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये मंथली तक की पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1,239 रुपये निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद इस योजना के तहत केंद्र सरकार आजीवन 5,000 रुपये महीना या 60,000 रुपये सालाना पेंशन की गारंटी दे रही है। आप मौजूदा नियमों के अनुसार यदि 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5,000 रुपये मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये देने होंगे। अगर यही पैसा हर 3 महीने में देते हैं तो 626 रुपये और 6 महीने में देने पर 1,239 रुपये देने होंगे। महीने में 1,000 रुपये पेंशन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपये देने होंगे। आप पेमेंट के लिए 3 तरह का प्लान चुन सकते हैं: मंथली निवेश, तिमाही निवेश या छमाही निवेश। यह निवेश आपको 42 साल तक करना होगा। 42 साल में आपका कुल निवेश 1.4 लाख रुपए होगा। इसके बदले में 60 साल के बाद से आपको आजीवन प्रत्येक माह 5,000 रुपये महीना पेंशन मिलती रहेगी। योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण संचालित कर रहा है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत इसमें टैक्स छूट का फ़ायदा मिलता है। एक सदस्य के नाम से सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। बता दें कि कई बैंकों में अकाउंट खोलने की सुविधा मौजूद है। साल के पहले या बाद में सदस्य की मौत हो जाती है तो पेंशन की राशि वाइफ को मिलेगी। यदि सदस्य और वाइफ दोनों की मौत हो जाती है तो केंद्र सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। स्कूल पर आई बड़ी खबर। इस राज्य में माफ़ होगी 25% फीस। जारी हुआ सर्कुलर। पूरे देश में फैले कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले कई महीनों से स्कूल कॉलेज बंद हैं। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है ताकि उनके पढ़ाई का भी नुकसान ना हो और उनके स्वास्थ्य की भी सुरक्षा भी सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही कोविड-19 महामारी की वजह से तमाम बच्चों या छात्रों के पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है। ऐसे में सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं कि उनके स्कूल की फीस को ना बढ़ाई जाए। इसी कड़ी में असम सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके प्राइवेट स्कूलों को इस साल के लिए 25% माफ़ करने का निर्देश दिया है। सर्कुलर के मुताबिक स्कूल फीस सभी छात्रों के लिए प्री प्राइमरी लेवल से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए माफ़ कर दी जाएगी। सरकार ने 14 अगस्त को सर्कुलर जारी कर दिया है और शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व वर्मा ने इस पर ट्विटर पर भी अपलोड कर दिया है। ये फीस माफ़ी मई से लेकर स्कूलों को खोले जाने तक लागू रहेगा। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट में कहा है कि कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए हमने प्राइवेट स्कूलों को सलाह दी है कि वे प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए 1 मई से लेकर स्कूलों के खोले जाने तक छात्रों की 25% फीस को माफ़ कर दें। जिन पेरेंट्स से स्कूल ने पहले से ही फीस कलेक्ट कर ली है उसे अगले इंस्टॉलमेंट के लिए समायोजित यानी एडजस्ट करना होगा। एक बयान में
कहा गया है कि असम में लोगों की आय पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है और ऐसे में लॉकडाउन तक स्कूल की फीस पेमेंट करने में सक्षम नहीं है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने दी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की सौगात, जाने क्या क्या होगा फ़ायदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से खिताब के दौरान आज मुल्क वासियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का तोहफा दिया है। इसके तहत हर शहरी को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी और उसी आईडी में उस शख्स की मुकम्मल जानकारी दस्तावेज होगी। पीएम मोदी ने बताया कि यूनिक आईडी में सेहत से जुड़ी हर जानकारी होगी। इस स्कीम से हर मुल्कवासी को एक तरह का तफज्जुज मुहैया कराया जाएगा। इस हेल्थ कार्ड में लोगों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होगा, दवाओं से लेकर जांच रिपोर्ट तक तमाम जानकारियां इस कार्ड में होंगी। इस मिशन में जांच सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल और डॉक्टर भी सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस कार्ड में किसी भी शख्स का ज़िंदगी भर का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा, वो कब किस बीमारी से ग्रसित था, कब किस बीमारी का इलाज किया गया, किस डॉक्टर ने कौन सी दवा लिखी, कौन कौन से टेस्ट हुए और उनके नतीजे क्या रहे। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगली बार जब मरीज़ किसी डॉक्टर के पास या अस्पताल जाएगा तो उसे अपनी सारी रिपोर्ट और डॉक्टर की पर्ची लेकर नहीं जाना होगा। इसके लिए सिर्फ हेल्थ कार्ड ही काफ़ी है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ईपीएस से बदल गए हैं नियम, जानिए कौन कौन हो सकता है इस पेंशन स्कीम में शामिल और कैसे करेंगे गुणाभाग। कर्मचारी पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ करता है। योजना के तहत 58 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। इसमें लगातार नौकरी करना जरूरी नहीं है। ईपीएफओ की ओर से ईपीएस को वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। इसमें तत्कालीन और नए ईपीएफ सदस्यों को शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन बाद में इस योजना में बदलाव कर दिया गया। नए नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल हुआ है और उसकी सैलरी 15,000 से अधिक है तो वह ईपीएस खाता नहीं खोल सकता। सरकार की तरफ से 22 अगस्त 2014 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से ईपीएफ और ईपीएस योजनाओं से संबंधित नियमों में संशोधन का ऐलान किया गया था। 1 सितंबर 2014 से प्रभावी नियमों के मुताबिक योजना में 2 बदलाव किए गए हैं। भविष्य निधि योजना में शामिल होने के लिए मासिक वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है। दूसरा, उन लोगों को पेंशन योजना में शामिल होने से रोक दिया गया है जिनकी मासिक वेतन योजना में शामिल होने के समय 15,000 रुपये से अधिक थी। ईपीएस योजना के उद्देश्य से सैलरी में मूल वेतन और महंगाई भत्ता को जोड़ा जाता है। इसलिए संशोधित नियमों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन और डीए मिलाकर 15,000 रुपये प्रति महीने से अधिक है तो वह ईपीएस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारी और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक AICPI में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के 2 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसका अर्थ यह है कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब उसकी बढ़ोतरी 3% हो सकती है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 330 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर अब 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार ये संभावना है कि डीए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से लेकर आगामी 1 जुलाई 2021 यानी पूरे 1.5 साल की अवधि तक के लिए रोक लगाई है। इसके अलावा पेंशनर्स को भुगतान की जाने वाली महंगाई राहत राशि यानी डीआर की राशि भी आगामी 1 जुलाई 2021 के लिए फ्रीज है। सरकार ने इस अवधि
के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इनकार कर दिया है। यानी जो भी फैसला होगा वह जुलाई 2021 में ही होगा। उस समय डीए और डीआर को लेकर लिए जाने वाले निर्णय को बारी बारी से ही लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार वर्ष 1975 में आपातकालीन के समय महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज कर दिया गया और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सरकार ने किया पेंशन नियमों में बदलाव। अब इन लोगों को मिलेंगे पहले से ज़्यादा पैसे। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधन के मुताबिक 7 साल से कम के सेवा काल में सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य अब बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद पेंशन का पैसा लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तोहफा होती है। यही वजह है कि सरकार समय समय पर पेंशनर की पेंशन के नियमों में बदलाव करती रहती है। सरकार ने इस बार जो संशोधन किया है उससे लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होने वाला है। 7 साल से कम के सेवा काल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। माना जा रहा है कि इस कदम का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को, विधवाओं को मिल सकेगा। इससे पहले यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु 7 साल से कम के सेवा काल में हो जाती थी तो उसके परिजनों को आखिरी वेतन के 50% के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलती थी। अब 7 साल से कम के सेवा काल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दी गई सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई थी। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन दूसरा संशोधन का नियम 2019 के आधार पर 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 2019 तक 10 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो जाती है और उन्होंने लगातार 7 साल तक का सेवाकाल पूरा नहीं किया है, उनके परिजनों को 1 अक्टूबर 2019 से उप नियम 3 के तहत बढ़ी हुई दर पर पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पारिवारिक पेंशन पाने के अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें कहा गया है कि मृत्यु पर ग्रेजुटी के संदर्भ में ग्रेजुटी की राशि कार्यकाल के प्रमुख द्वारा उसके पूरे सेवाकाल के बारे में जानकारी और सत्यापन के बाद तय की जाएगी। कार्यालय प्रमुख अस्थायी मृत्यु ग्रेजुटी के भुगतान की तारीख से 6 माह के भीतर इस राशि को तय करेगा। कार्मिक एवं लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बयान में कहा है कि सरकार का मानना है कि पारिवारिक पेंशन की बड़ी दर की किसी सरकारी कर्मचारी के अपने करियर की शुरुआत में मृत्यु होने की स्थिति अधिक जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में उसका वेतन भी कम होगा। इसी के मद्देनज़र सरकार ने 19 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के जरिए केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 54 में संशोधन किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।